जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ मैं निर्मल झलाया आप लोगों का 10 मिनट शो में। ठीक है, ये 10 मिनट शो क्या है? 10 मिनट शो आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई की एग्ज़ाम आ चुकी है। हिंदी का वेटेज ठीक ठाक है, यानी कि जितना मैथ रीजनिंग बाकी सब्जेक्ट का वेटेज है उतना ही हमारा हिंदी सब्जेक्ट का वहाँ पर वेटेज है मेरे भाई। ठीक है, जब हिंदी सब्जेक्ट का इतना ही वेटेज है वहाँ पर, तो मेरे भाई हमें हिंदी सब्जेक्ट के क्यों ना मैथ और रीजनिंग जितना ही नंबर हम वहाँ पर खींचे ना, क्यों ना हम 100% नंबर वहाँ से लेके आए ना। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 10 मिनट शो मेरे भाई। 10 मिनट शो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसमें हर एक टॉपिक को मैं 10 मिनट में 10 मिनट में आपको समझाऊंगा और उसको एक ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा। होता क्या है कि बच्चों ने हिंदी तो बहुत पढ़ रखी होगी, लेकिन उस प्रैक्टिस के लिए या उस रिवीजन के लिए मैं आपके लिए ये 10 मिनट शो लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये शो यानी कि कुल मिला के ये क्लासेस अच्छी लगे 10 मिनट की, जिसमें मैं आपको ट्रिक के साथ पूरी व्याकरण, पूरा साहित्य, भाषा विज्ञान जो आपके सिलेबस में दिया है सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा ना। अगर ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करते हैं इसमें कि आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो पहला टॉपिक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट को ही हम उठाते हैं आज, है ना। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा या पहला टॉपिक क्या होने वाला है मेरे भाई आज हमारा? तो आज का जो टॉपिक पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो हिंदी वर्णमाला पर बात करते हैं हम। किस पर बात करेंगे मेरे भाई? हिंदी वर्णमाला पर। देखो, वर्णमाला पहला टॉपिक है। जब तक वर्णमाला नहीं समझोगे आप संधि को नहीं समझ पाओगे, आप छंद को नहीं समझ पाओगे ना। क्योंकि वर्णमाला संधि और छंद को एकदम इस तरीके से पकड़ के रखती है कि अगर मुझे नहीं सीखा, वर्णमाला कहती है अगर मुझे नहीं सीखा तो आप संधि और छंद तो फिर भूल ही जाइए ना। तो अगर ये चीज़ें आपको करना है तो हम आज किस पे बात करते हैं? वर्णमाला पर बात करते हैं। ठीक है, वर्णमाला क्या है? भाषा की पहली सीढ़ी है। यानी कि अगर कोई इंसान या छोटा बच्चा भाषा सीखता है तो हम सबसे पहले उसको वर्णमाला ही सिखाते हैं। बिल्कुल, यस या नो? क्योंकि हम उसको क्या सिखाते हैं भाई? अ क्या होता है, आ क्या होता है, ई क्या होता है, छोटी क्या है, बड़ी क्या है, या फिर उसको लघु और दीर्घ में हम कहते हैं। तो यही चीज़ें हम सिखाते हैं। तो वर्णमाला एक्चुअल में होती क्या है आप लोगों के लिए? क्योंकि देखो, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएसआई दे रहे हो। तो मेरे भाई, यूपीएसआई या फिर 9 टू 12th के बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबके लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मेरे भाई वर्णमाला क्या है। वर्णमाला ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि हम फूल की जो माला होती है उसमें एक एक फूल को धागे में पुरोते हैं। बिल्कुल धागे में पुरोते हैं। ये हमारी पूरी माला होती है, इसमें एक एक फूल हमारे धागों में पूरा होता है ना, या उसको पुरो कर हम एक माला बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अक्षरों को या वर्ण को एक साथ जोड़ते हैं, एक चेन बनाते हैं, या एक साथ एक उस सर्कल में हम उसको एक क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं ना। तो वर्णमाला क्या है? बेसिकली अक्षरों को जोड़कर जो चीज़ें बनाते हैं या इनको जो क्रमबद्ध तरीके से हम रखते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा आपको समझ में आई कि जिस तरीके से फूलों को एक धागे में पुरोकर हम माला बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अक्षरों को पुरोकर हम एक वर्णमाला का निर्माण करते हैं। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वर्णमाला जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है ना। अब ये दो भाग या इसको दो दोस्त आप इस तरीके से कह सकते हो कि दो भाग यानी वर्णमाला के दो दोस्त है, या ये वर्णमाला जो है दो दोस्तों से मिलकर वर्णमाला शब्द बना है, या इसको ये कह सकते हो कि वर्णमाला के दो भाग है। पहला भाग होता है हमारा स्वर और दूसरा भाग होता है हमारा व्यंजन मेरे भाई ना। स्वर और व्यंजन आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में जब ये पूछा जाए कि कौन सा स्वर है कौन सा व्यंजन है, या फिर स्वरों का उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण स्थान, या फिर सजाती स्वर, विजाती स्वर, या फिर संयुक्त व्यंजन के बारे में आपसे कभी पूछे तो कम से कम आप आंसर कर पाओ, आपका क्वेश्चन गलत यहाँ पर ना हो मेरे भाई, है ना। स्वर यानी कि वोवल्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और व्यंजन यानी जिसे कॉन्सोनेंट हम इंग्लिश में कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन से मिलकर क्या बना है? वर्णमाला मेरे भाई। अब पहली बात हम करते हैं स्वर की। स्वर क्या एक्चुअल में ना, तो स्वर क्या है इस शब्द पर या इस क्वेश्चन पर आपके बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन उठते कि सर स्वर क्या होता है मेरे भाई, है ना। तो स्वर क्या होता है
कि स्वर ऐसे बहादुर अक्षर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी और की मदद नहीं चाहिए, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से मेरे भाई, स्वतंत्र रूप से जिन वर्णों को लिखा जाता है वो स्वर कहलाते हैं। स्वर को लिखने के लिए या स्वर को बोलने के लिए किसी और वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में क्या है मेरे भाई, स्वतंत्र है। ये अपने आप में स्वतंत्र है, यानी कि जैसे कि मैंने अ बोला तो अ अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ण है। मैंने ए बोला तो ए अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है। मैंने ई बोला तो ई अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है। यानी कि ये अपने आप में खुद अपने आप अपने दम पर, यानी कि अपने दम पर लिखे जाते हैं। इनको लिखने के लिए, इनको बोलने के लिए किसी बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है या बाकी वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये होती है हमारे स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं कि स्वरों के मुख्य कुल स्वर कितने होते हैं या स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि कुल मुख्य स्वर कितने, तो आपको 11 बताना है। जब तक वो एग्जामिनर आपको ये ना दे कि अयोगवा स्वर के साथ टोटल स्वर कितने हैं, तो फिर 13 बताना है। ये आपको जरूर याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती यही करता है। अगर उसको आता है एग्जाम में कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 + 2 यानी अयोगवा को साथ में मिलकर 13 बताता है। लेकिन ये नहीं बताना है। अगर डायरेक्ट ये पूछा कुल मुख्य स्वर कितने हैं, तो 11 बताना है। अगर वो ये पूछे कि अयोगवा स्वर के साथ कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो फिर आपको 13 बताना मेरे भाई, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कुल मुख्य स्वर कितने, यानी कि जो 11 स्वर हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से। तो मेरे भाई आपको पता आ, ई, ऊ, ऊ, ठीक है, ई, 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 ऊ, री, ठीक है। री के बाद हमारा आता है मेरे भाई ए, ओ और औ। ये हमारे टोटल 11 स्वर होते हैं। इन स्वरों को आप फिर से दोहरा सकते हो, मेरे साथ भी दोहरा सकते हो। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या आती है मेरे भाई कि जो अ से लगाकर री तक है, ये हमारे सजाती स्वर कहलाते हैं। स्वजाती स्वर का मतलब क्या होता है कि जो एक जाति से या एक ही मतलब ये जो स्वर है ये दो स्वरों से मिलकर ही नहीं बना है ना। स्वर भी सजाती और विजाती होती है। तो जो सजाती स्वर है वो अ से लगाकर री तक हमारे सजाती स्वर है। क्या है? सजाती स्वर है, सजाती स्वर। यानी कि अ अगर है तो अ पर्टिकुलर अ बना है। चलो इसमें भी दो चीजें है कि इसमें मेरे भाई ये जो दीर्घ अ है इसको हम अलग तरीके से देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ ना। अ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया, ये तीन है मेरे भाई। इनको अगर हटा दे और यहाँ पर री को अगर मैं हटा दूँ तो ये जो दीर्घ अ है, दीर्घ ई है और दीर्घ ऊ है मेरे भाई, ये भी हमारे दो स्वरों से मिलकर बना है। ये जो दीर्घ अ है ये दो लघु अ से मिलकर बना है। जो दीर्घ ई है मेरे भाई ये दो लघु ई से मिलकर बना है ना। और जो दीर्घ ऊ है मेरे भाई वो दो लघु ऊ से मिलकर बना है। तो ये जो दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ जो है हमारा, ये किनसे मिलकर बना है? दो लघु ई और दो लघु ऊ से मिलकर बना है। ये यानी कि ये अपनी ही जाति के दो स्वरों से मिलकर बने हैं ना। तो इन्हें तो सजाती बोल देते, ये सजाती स्वर हो गए। सजाती स्वर पूछे तो दीर्घ अ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ आ गया ना। और सिर्फ स्वर पूछे तो अ, ई, ऊ हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन ये सजाती का मतलब होता है अपनी ही जाति के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो ये हमारे हो गए सजाती स्वर। लेकिन एक क्वेश्चन आपके पास आता है मेरे भाई कि विजाती स्वर क्या होता है। एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि विजाती स्वर क्या होते हैं। तो ये होते हैं हमारे विजाती स्वर। विजाती स्वर, विजाती स्वर क्या होता है मेरे भाई? जैसे ये जो अ है, सॉरी ये जो ए है, ये हमारा अ प्लस ई से मिलकर बना है। अ प्लस ई आपस में मिला तब जाकर हमारा ए बना है। तो यानी कि ये अलग जाति का स्वर है और ये अलग जाति का स्वर है। तो दो जाति के अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर जो स्वर बना है उसे हम विजाती स्वर कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ए आपको समझ में आ रहा होगा किससे मिलकर बना है। उसी प्रकार से मेरे भाई हमारा जो
ए है, या तो ए है, ये ए है। इसमें अच्छा, कोई जब बच्चों को पता नहीं होता तो ये इसको लघु स्वर बोल देते, इसको दीर्घ बोल देते, बल्कि ऐसा नहीं है, ये दोनों ही दीर्घ है ना, ये दोनों ही क्या है, दीर्घ है मेरे भाई। कभी आपसे पूछे कि निम्नलिखित स्वरों में से कौन सा दीर्घ लघु स्वर है, तो आप इसको लघु मत लगा देना कभी भी, है ना। ये दोनों ही दीर्घ, दीर्घ क्यों है, क्योंकि दो स्वरों से मिलकर बना है, और जिसमें दो स्वर आ गए वो अपने आप में दीर्घ हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो वाला ए है, ये हमारा आ प्लस ए से मिलकर बना है, आ प्लस ए से मिलकर हमारा ए बना है, जिसमें ए नक वाला ए हम बोलते हैं ना, ए, और एक वाला जो एक ए बोलते हैं वो हमारा आ प्लस ई से मिलकर बना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपको नीचे और बताऊं तो मेरे भाई जो ओ है वो आपका आ प्लस ऊ से मिलकर बना है ओ, ठीक है। तो ये भी दो अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बना है। और जो औ है मेरे भाई वो भी आपका आ प्लस ओ से मिलकर बना है, तो ये औ हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी दो अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से ये विजातीय स्वर होते हैं और वो हमारे सजातीय स्वर होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या है और लघु स्वर क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आप इन ए और ओ को कभी भी दीर्घ मत कह देना कि इनमें सर इस तरीके की मात्रा यानी एक डंडे वाली मात्रा आ रही है तो ये दीर्घ होंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे दीर्घ सॉरी ये हमारे लघु नहीं होंगे, ये हमारे दीर्घ ही होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है मेरे भाई। जब इतना आपको याद है मेरे भाई, तो ये स्वरों के उच्चारण स्थान पर हम बात करते हैं। स्वर का उच्चारण स्थान क्या है मेरे भाई, तो आपको पता है कि जो हमारा लघु अ और दीर्घ अ होता है ये हमारे गले से उच्चारण हो रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप खुद भी उस समय महसूस कर सकते हो, अपने आप उच्चारण करके देख सकते हो मेरे साथ कि लघु अ और दीर्घ अ का जो है वो हमारा कहाँ से, गले से, यानी कंठ से इसका स्वर निकलता है। तो आपकी जो यूपीएसआई की एग्जाम में जो आने वाला है, या आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, इनका उच्चारण स्थान, स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अ और आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है मेरे भाई, क्या है, कंठ। ई यानी लघु ई और दीर्घ ई का जो उच्चारण स्थान है वो जीभ और तालु से होता है। जीभ का जो तालु से टच होना उसको तालुई बोलते हैं। आप ई और ई को बोल के देखो, ई ई ई ई, यानी जीभ और तालु के बीच से जो हवा आपकी प्रवाह हो रही है, जो वायु आपकी निकल रही है, वहां पे आपका उच्चारण स्थान ये हो रहा है। यानी कि लघु ई और दीर्घ ई का जो उच्चारण स्थान है वो तालुई है मेरे भाई। लघु अ और दीर्घ अ, यानी कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ई का उच्चारण स्थान मेरे भाई तालुई है। और उ उ ऊ का उच्चारण स्थान मेरे भाई ओष्ठ है। ओष्ठ यानी होठ, जो आपके, जिसको आप होठ बोलते, होठों का गोल होना। जैसे आप ऊ को जब बोलते हो, यानी लघु ऊ और दीर्घ ऊ को उच्चारण आप करते हो, तो मेरे भाई आपके होठ का गोल आकार में बन जाना है ना, जिसे आप ओष्ठ कहते हो। तो कभी आपसे पूछे कि ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। री का उच्चारण स्थान मेरे भाई कहाँ से होता है, मूर्धन्य से होता है। कहाँ से होता है, री। आप री को बोल के देखो, री। तो मेरे भाई जब आपकी जो जीभ है वो ऊपर के तालू से टकरा कर एक कंपन करती है ना, जीभ को मोड़ती है, री री, यानी कि ये कंपन महसूस कर रही है ना, तो वो आपका होता है मूर्धन्य। उसे क्या कहते हो, मूर्धन्य। यानी कि री का उच्चारण स्थान क्या है मेरे भाई, मूर्धन्य है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ए का उच्चारण स्थान क्या है मेरे भाई, ए का उच्चारण स्थान अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ए किससे बना है, जो ए है, ए मेरे भाई बना किससे, अ प्लस ए से मिलकर बना है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है मेरे भाई, आ का उच्चारण स्थान कंठ है मेरे भाई। और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालुई है मेरे भाई। तो ये मिलकर भी किससे बनेगा, कंठ प्लस तालुई से ही तो मिलकर बनेगा। तो जब ए का उच्चारण स्थान आएगा तो कंठ तालुई होगा, क्या होगा, कंठ तालुई। और उसी प्रकार से आपका ओ किससे मिलकर बना था, आ प्लस ऊ से मिलकर बना था। आ का आपका कंठ है और ऊ का आपका ओष्ठ था मेरे भाई, क्या था, ओष्ठ था। तो ये जब बना ही दो स्वरों से, अलग अलग विजाति के स्वरों से, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, उसी प्रकार से इसका उच्चारण स्थान होगा। जैसे ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है, यानी कंठ प्लस ओष्ठ, है ना। और आपका ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालुई, यानी कंठ तालुई मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्वर, और ये स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वर भी समझ में आया होगा, सजाति विजाति भी समझ में आया होगा, और उनके उच्चारण स्थान भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए ये 10 मिनट शो
पूरे सिलेबस का लेकर आऊँगा, रिवीजन आपका 10 मिनट में मैं कराऊँगा मेरे भाई। हो सकता है 2-4 मिनट आपका बढ़ जाए कभी चीज़ें समझाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 10 से 12 मिनट में आपको पूरी चीज़ें समझा दूँ मेरे भाई, है ना। ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ मेरे भाई। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना इन चीज़ों को। हाँ, ये पीडीएफ और बाकी आपको नोट्स, आपके यूपीएसआई के ऑनलाइन नोट्स भी आपको फ्री मिलेंगे और पीडीएफ भी फ्री मिलेगी। इसका पूरा कंटेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप एनजे सर हिंदी एकेडमी या एनजे सर हिंदी एकेडमी कर आप इस पर करोगे, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन जरूर करना। आपको जितनी क्लासेस पढ़ाई जाएगी उसकी पीडीएफ और आपको ऑनलाइन टेस्ट का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला मेरे भाई। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना और हर क्लास की आपको वहाँ पर अपडेशन मिल जाएगी, ठीक है। मेरे भाई व्यंजन क्या होता है, व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन मेरे भाई बिना स्वर के आप व्यंजनों को उच्चारण नहीं कर सकते हो, या अगर करते हो तो व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। जैसे अगर मैं ये क बोल रहा हूँ मेरे भाई, तो इस क में ये क प्लस अ से मिलकर बना है मेरे भाई। ये जो क है ये क प्लस अ से मिलकर बना है, जिसमें क आधा है और अ आपका स्वर है मेरे भाई, है ना। तो इस तरीके से, तो अगर व्यंजनों को आपको उच्चारण करना है या बोलना है तो इसमें स्वर की सहायता लगती ही है। या इसकी परिभाषा इस तरीके से कहूँ कि इसको बिना जो व्यंजन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, ये किसी ना किसी स्वर के साथ आते हैं मेरे भाई। इसकी परिभाषा इस तरीके से बोल देता हूँ। अब जो व्यंजन हमारा होता है वो मेरे भाई, आपको व्यंजन समझना है, एक क परिवार या क वर्ग होता है, एक च वर्ग होता है, एक ट वर्ग, एक त वर्ग और एक प वर्ग। पहले तो ये समझो क से लगाकर ज्ञ तक जो है ये मेरे भाई हमारे व्यंजन है, ठीक है। अब इन व्यंजनों को भी हमने अलग अलग भागों में बांट रखा है। कैसे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं मेरे भाई। और इन 5 वर्ग को इसको एक वर्ग तालिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्ग तालिका कहते हैं ना। अब इस क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क, ख, ग, घ और अंग, है ना। च वर्ग में क्या था? च, छ, ज, झ, औ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ़, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। तो ये हमारे हर एक वर्ग का अपना एक वर्ग तालिका है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में 5 अपने वर्ण होते हैं, वर्ग में अपने 5 वर्ण होते हैं, ट वर्ग में अपने 5 वर्ण होते हैं, त वर्ग में अपने 5 और प वर्ग में अपने 5 वर्ण। ये इसी क्रम में होते हैं मेरे भाई जिस क्रम में लिखे, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको 5वां वर्ण इस वर्ग तालिका का बोला जाता है मेरे भाई ना। अब इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो जो क वर्ग के जितने 5 वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान मेरे भाई गला यानी कि कंठ से होता है, कंठ से। जैसे आप क, ख, ग, घ और अंग बोल के देखो, आपको यहाँ से कंठ तालिका से ही इसका उच्चारण स्थान हो रहा है। च वर्ग के मेरे भाई सब तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। च, छ, ज, झ, अव। यह च, छ, ज, झ, अव। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे तालु से उच्चारण होते हैं च वर्ग का। ट वर्ग का मेरे भाई मूर्धन्य मुंह से होता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये जो ट है ये आपका दांत के ऊपर वाले हिस्से पे, दांत से टच नहीं हो रहा है, दांत के ऊपर वाले हिस्से से। जिसे आप हमारे सीधी भाषा में इसको मसूड़े आप कह देते हो। तो आपका जीभ का मसूड़ों से जब टकराव होता है उसे या मूर्धन्य बोला जाता है। जैसे ट, ठ, ठ, ड, ण, ठीक है। दांत, त वर्ग जो है, त वर्ग आपके दांत से या दांत से उच्चारण होता है। जैसे त, थ, द, ध, न। तो ये जो त, थ, द, ध, न है ना, इस का उच्चारण करते हो तो जीभ का दांतों से टकराना होता है। और जब ट, ठ, ड, ढ, ण का उच्चारण करते हो तो जीभ का दांत से ऊपर मसूड़ों से टकराहट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग का दांत से उच्चारण होता है और प वर्ग का मेरे भाई ओष्ठ से होता है या होठ से होता है। जैसे प, फ, ब, भ, म। आप खुद उच्चारित करके देखो मेरे साथ, प, फ, ब, भ, म। तो ये सब आपके होठों से उच्चारण हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। ये क्या आता है मेरे भाई? अंतस्थ व्यंजन। ये टोटल 25 वर्ण होते हैं मेरे भाई। कौन से? वर्ग तालिका वाले। क से लगाकर म तक जितने होते हैं मेरे भाई, ये हमारे कितने होते हैं? ये हमारे जो होते हैं 25 वर्ण होते हैं। ये याद रखना है आपको, है ना, ये संख्या भी याद रखना है।
फिर उनके उच्चारण स्थान भी आपको याद रखना है, और कौन से वर्ग तालिका में या कौन से परिवार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके य, र, ल और व, ये 4 व्यंजन आपके अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ यानी बीच का ध्वनि। जैसे य जो है, य का उच्चारण स्थान तालुस होता है, य आप बोल के देखो तो तालुस य, तो यानी कि जीभ और तालु के ऊपर के बीच के हिस्से से वायु का प्रवाह हो रहा है, और वायु का जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारे तालु यानी जीभ के ऊपर वाले हिस्से से पे पड़ रहा है। य। र मूर्धन्य र है ना, मूर्धन्य र। ल का उच्चारण मेरे भाई मसूड़ों से ल, जैसे ल, या फिर इसको मसूड़ा कह दो, या ल आप खुद बोल के देखो ना, उसी तरीके से इसका उच्चारण स्थान हो रहा है। और व का जो उच्चारण है वो दांत और होठ से हो रहा है मेरे भाई, दांत और व है ना, तो ये आपका होठ से, व भी आप कह सकते हो, व होठ से उच्चारण स्थान हो रहा है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है, य, र, ल, व आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है मेरे भाई। फिर आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या है, इसमें गर्म हवा बाहर निकलती है। इसमें स, श, स और ह, ये आपके मेरे भाई उष्म व्यंजन आते हैं। ये 4 आपके उष्म व्यंजन है। जैसे ये आप शल्यम वाला श देखो, तो इसको बोलो शल्यम, शल्यम, तो तालु से इसका उच्चारण हो रहा है मेरे भाई, जीभ के ऊपर वाले जबड़े पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, शल्यम, शल्यम है ना, शल्यम, शल्यम। या शकर, 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 देखो शकर, शकर है ना, या शंकर, 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 तो जीभ के ऊपर वाले हिस्से पर आपका इसका प्रभाव हो रहा है। और इस वाले श का उच्चारण देखो मूर्धन्य से हो रहा है, स मेरे भाई है ना, तो इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, स। तो जो दांत के ऊपर वाला जो आपका मसूड़े वाला हिस्सा है, इस पे आपके जीभ की टकराहट हो रही है ना, जैसे षड्यंत्र, षड्यंत्र आप बोल के देखो। और जो संसार वाला है वो आपके स का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, और ह का उच्चारण आपके गले से होता है मेरे भाई। तो ये आपके होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, ये आपके उष्म व्यंजन होते हैं, जिसे उष्म संघर्षी व्यंजन भी आप बोलते हो मेरे भाई। ठीक है, और व्यंजन में संयुक्त व्यंजन भी होते हैं मेरे भाई। जिस प्रकार से स्वर जो है वो 2 स्वरों से मिलकर बनता है, जैसे सजाती विजाती, उसी प्रकार से आपका संयुक्त व्यंजन भी होता है। जैसे कि जो छतरी वाला छ हम जो लिखते हैं, जैसे छतरी लिखते हैं ना हम, छतरी, तो ये जो छतरी वाला छ लिखते हैं, छतरी, छाते वाला छ नहीं, छतरी वाला छ, तो ये क, आधे क और स से मिलकर बना है मेरे भाई, आधे क और स से मिलकर बना है मेरे भाई, है ना। किससे मिलकर बना है, आधे क और स से मिलकर बना है मेरे भाई। ठीक है, और जो त्र है वह आधे त और र से मिलकर बना है, आधे त और र से मिलकर त्र बना है मेरे भाई। जो ज्ञ है ज्ञानी वाला, वो आधे ज और औ से मिलकर बना है, आधे ज और औ से मिलकर आपका ज्ञ बना है। और जो आपका श्रवण कुमार वाला श्रवण है, श्र है ना, वो आपके आधे श और र से मिलकर बना। जो शक्कर वाला श या जो शंकर वाला सा है और र से मिलकर बना है मेरे भाई, है ना। तो आपको संयुक्त व्यंजन भी आना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन कैसे मिलकर बना है मेरे भाई, है ना। संयुक्त व्यंजन में हमारा जो छ है, छतरी वाला छ है, वो हमारे आधे क और स से मिलकर बना है। जो त्र है वो आधे त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो है वो आधे ज और औ से मिलकर बना है। और हमारा जो स्र है वो आधे स और र से मिलकर बना है। तो ये संयुक्त व्यंजन आपको एमसीक्यू स्वरूप में आ सकते हैं कि जो कैसे दे सकता है कि त्र निम्नलिखित में से किन व्यंजनों से मिलकर बना है मेरे भैया। ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त व्यंजन है। तो आपको स्वर, व्यंजन, स्वरों का उच्चारण स्थान और व्यंजनों का उच्चारण स्थान मेरे भाई समझ में आया होगा। इस 10-12 मिनट में हमने पूरा रिवीजन किया हुआ है, आपको ये रिवीजन समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं बाकी पूरे व्याकरण के टॉपिकों का रिवीजन लाऊंगा आपको, संधि, समास, सर्वनाम, संज्ञा, अलंकार, रस, छंद, सारे का हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे ना। और उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव जो भी होते हैं सबका उच्चारण करेंगे, सबका रिवीजन करेंगे। और उसी के साथ हम आपके साहित्य वाले पोर्शन और आपका भाषा विज्ञान वाले पोर्शन का भी हम रिवीजन करेंगे मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसीलिए थंबनेल पर ज़रूर दबाना ताकि एक मोटिवेशन बना रहे मेरे भाई। ठीक है, तो आज हमने सीखा क्या मेरे भाई,
ये चीज़ें देखते हैं। देखो वर्णमाला को दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन, ये हमने सीखा है। स्वर क्या होते हैं, जो बिना मदद से यानी स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं वो मेरे भाई स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या वैसे 11 होती है, अगर अयोगवा स्वर भी पूछे आपसे तो दो स्वर और आ जाते हैं, अहम और अहा, ये हमारे 13 हो जाते हैं टोटल, ठीक है। ये आपको याद रखना है मेरे भाई। उसके बाद आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन मेरे भाई स्वर की मदद से बोले जाते हैं, यानी बिना स्वर के व्यंजन अपूर्ण होता है। अगर व्यंजन को पूर्ण लिखना है तो स्वर की मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। और हर वर्ण का अपना एक उच्चारण स्थान होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है मेरे भाई, तो आप वीडियो को दूसरों लोगों तक ज़रूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में संधि के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।